हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। ये वाली सीरीज़ हमारी 2020 एंड 50-50 सीरीज़ चल रही है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये वो टॉपिक्स हैं और वो सीरीज़ है जिसमें हर साल एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स रिपीट होते देखे गए हैं। इनमें से क्वेश्चंस हर साल ही आते हैं। तो ये कुछ 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस हर साल पूछते हैं और वो हमारे लिए करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें इस बार 2020 50-50 सीरीज़ में CSAT भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पर जाके। ये टॉपिक लिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की, जो जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कराने वाले हैं और जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में से। बाकी के सब्जेक्ट्स एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश पॉलिसीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने वाइट रेसिज्म, सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये लेक्चर 2 है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ सो दैट आपको ये समझ में बेटर आ जाएगा लेक्चर। देखो, जब बहुत सारे लोग आए थे इंडिया में रूल करने के लिए या फिर अपना ट्रेड करने के लिए, बट एक जो मेजर डिफरेंस था जब ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट जब इंडिया में आए उनमें और जो बाकी के जो और पुराने इन्वेडर्स थे, अर्लियर इन्वेडर्स थे, उनमें और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट में मेन डिफरेंस क्या था कि जो पुराने इन्वेडर्स थे उन्होंने कोई इंडियन इकोनॉमी में कोई बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं देखे गए थे इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, ना ही उन्होंने इंडिया की वेल्थ को एज अ ट्रिब्यूट ड्रेन करने की भी कोशिश की थी। जैसे यहाँ पर आप आगे पढ़ोगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने भी दी थी ये। तो ये इंडिया की वेल्थ को किसी ने ना ड्रेन करने की कोशिश की, ना ही इंडियन इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश की। ये एक मेजर डिफरेंस था ब्रिटिश कॉलोनिस्ट में और अर्ली इन्वेडर्स में। अब जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उसने इंडिया की इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म किया। मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रक्चर था, ऑपरेशन था, वो डिटरमाइन कैसे हो सकता था कि ब्रिटिश इकोनॉमी का भी जो स्ट्रक्चर और ऑपरेशन था उसके हिसाब से चलना शुरू हो गया, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमी ने सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी से लेने स्टार्ट कर दिए थे। तो बेसिकली हमारी जो वेल्थ है वो ड्रेन करना इन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ब्रिटिश का जो मेन एम है, यहाँ पर पहले पॉइंट में यही मेंशन किया हुआ है, ये मेन एम ही ये था कि हम इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर दें। तो ये एम था। हिस्टोरियंस के हिसाब से ये देखा जाता है कि जब 18th सेंचुरी की बिगनिंग थी उसमें इंडिया के पास अराउंड 23% वर्ल्ड का शेयर था। और जब ब्रिटिश गई, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम ये शेयर आ गया था अराउंड 3% पर। तो सोचो कितना ज़्यादा वेल्थ ड्रेन हो चुका था हमारा। अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है कि इंडियन इंडस्ट्री की स्ट्रक्चरल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई। तो सबसे पहला स्टेप जो हुआ था वो था कि जब आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्समैन, इनका र्यून स्टार्ट हो गया था। तो जो हमारी जो जैसी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई इंडियन इंडस्ट्री का, उसमें आर्टिसंस थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, और भी जो पूरी विलेज इकोनॉमी थी उसको ख़राब कर दिया गया था। और एक ये वन वे फ्री ट्रेड जो है उसने इंडिया को नेट एक्सपोर्टर से नेट इम्पोर्टर में कन्वर्ट कर दिया था। क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत ही सस्ते और मशीन मेड इम्पोर्ट्स जो है वो इंडियन मार्केट में आ गए थे। इंडिया में तो अपना हैंड प्रोडक्ट्स मिलते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलते थे और अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते थे। बट हुआ क्या था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, चार्टर एक्ट 1813 के बाद ही आया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आपको स्टैटिक पार्ट दोबारा से एक बार रिवाइज करने की नीड है, कवर करने की नीड है। ठीक, तो बहुत ही चीप और मशीन मेड इम्पोर्ट्स जो है वो इंडियन मार्केट में आए थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद, जिसमें से वन वे फ्री ट्रेड स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि इंडियन प्रोडक्ट्स भी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो यूरोपियन मार्केट्स में कैसे पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में विद टाइम आप देखोगे कि यूरोपियन मार्केट अराउंड बंद ही हो चुकी थी। जब भी इंडिया से कोई प्रोडक्ट जा भी रहा है यूरोप में, तो उसमें क्या होता था, 80% का तो ये लोग टैरिफ ही लगा देते थे। तो पॉसिबल ही नहीं होता था कि इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए कि वो वहाँ पर स्टैंड भी कर सके मशीन मेड प्रोडक्ट्स के बराबरी में। क्यों इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, तो इंडियन प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाता था। तो इंडियन टेक्सटाइल जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाई इस वजह से। फिर 1820s का टाइम आया। 1820s के बाद यूरोपियन मार्केट्स जो है वो देखा जा रहा था कि इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए बंद ही हो गई थी वर्चुअली। फिर बहुत ही सस्ते मशीन मेड ये ब्रिटिश के जो क्लोथ हैं वो इंडियन मार्केट में पूरी तरीके से फैल गए थे। फिर धीरे धीरे रेलवेज़ आया। ठीक है, नया नया ये रेल नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया गया जिसने यूरोपियन प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा हेल्प किया कि वो पूरी कंट्री में फैल जाएं। तो ये जो पूरे प्रोडक्ट्स थे यूरोप के,
चीप और मशीन मेड प्रोडक्ट्स, ये रेल नेटवर्क के थ्रू पूरी कंट्री के इवन रिमोटेस्ट एरिया में भी फैल गए थे। और यही है कि इंडिया जो है वो एक नेट एक्सपोर्टर से नेट इम्पोर्टर बन गया। मतलब कि पहले इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, अब ये इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिश ने यहाँ पर स्टीम शिप्स इंट्रोड्यूस की रिवर्स पर, फिर रोड्स भी इम्प्रूव की। ग्रैंड ट्रंक रोड पर काम किया कलकत्ता से जो दिल्ली जाती है, ये 1839 में स्टार्ट हुआ था और 1850s में ये कंप्लीट हुआ। मतलब कितने बड़े लेवल पे इन लोगों ने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था, अपने ट्रेड को और फैलाने की कोशिश की थी। लॉर्ड डलहौजी का एक वर्क था रेलवे मिनट में इन 1853 में। उन्होंने रैपिड रेलवे कंस्ट्रक्शन को एडवोकेट किया, लार्ज स्केल प्लान्स लाए, और जैसे जैसे रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई उससे कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई। और यहाँ पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट का भी मेंशन किया हुआ है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है बेसिकली कि जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है, ऐसा माना जाता है कि जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सभी लोग ग्रो कर जाएंगे, इवन जो बिल्कुल पुअर सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो भी ग्रो कर जाएंगे और वो भी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेंगे इकोनॉमी में। बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। बट इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर रीजनल इनइक्वालिटी देखी गई थी। बट इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को गारंटी रिटर्न्स भी एश्योर किए थे, क्योंकि जैसे जैसे रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहे हैं वैसे वैसे इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ट्रेड को और फ़ायदा हो रहा है। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी अगर इन्वेस्ट करेंगे कुछ भी, उनको भी फ़ायदा होगा। बट यहाँ पर रीजनल इनइक्वालिटी क्यों देखी गई थी, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी थी जिसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता था, कुछ जगह ऐसी थी जिसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से ये हुआ था। ब्रिटिश ने एक एफिशिएंट और मॉडर्न पोस्टल सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया और टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस किया था। पहली टेलीग्राफ लाइन जो है वो कलकत्ता से आगरा चली थी और इसको 1853 में ओपन किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने पोस्टेज स्टैम्प्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, कब क्या इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर आता है कि रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया बढ़ गया था। इसका भी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब पूरा यूरोप जा रहा था, इंडिया नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि इंडिया का जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड था उसको बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स तो नियर अबाउट ख़त्म ही हो गए थे, कोई ख़रीद नहीं रहा था। चीप मशीन मेड गुड्स आ गए थे उनके कंपटीशन में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो उनका ट्रेडिशनल लाइवलीहुड का लॉस हो गया। फिर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो रहा था पूरी दुनिया में, तो इंडिया में वो नहीं हो पाया। जबकि बाकी जो इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने काफ़ी फ़ायदा लिया इससे। बट इंडिया में क्या हुआ, उल्टा हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। क्योंकि और ये तब हुआ था जब इंडियन आर्टिस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन जो है वो ऑलरेडी अपना जो पेट्रोनेज है प्रिंसेस के द्वारा, वो ऑलरेडी क्रंच बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे और वो न्यू वेस्टर्न टेस्ट और वैल्यूज़ के इन्फ्लुएंस में आ गए थे बेसिकली। तो इसीलिए वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। अब रूरलाइजेशन कैसे हुआ था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही एक और फीचर है कि बहुत सारी सिटीज़ ऐसी थी जिनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था और एक रूरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। बहुत आर्टिसंस ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम रिटर्न्स उनको मिलते थे, तो रिटर्न्स उनको बहुत कम मिले। ठीक है, साथ ही साथ उनकी जो पॉलिसीज़ यहाँ पर फेस कर रहे थे वो बहुत ही रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से उनको अपना प्रोफेशन ही छोड़ना पड़ा और विलेजेस की तरफ वो लोग मूव करने लगे। अब अपने गांव में चले गए, उन्होंने कहा यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो लोग अपने गांव में चले गए और एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया तो उससे क्या हो गया, लैंड के ऊपर भी तो प्रेशर आ गया ना, कि भैया इतने सारे लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहे हैं तो कंपटीशन अगेन यहाँ पर भी बढ़ गया, लैंड के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो एक एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो ओवरबर्डन हो गया था। और ये एक बहुत मेजर कॉज था उस टाइम पॉवर्टी का, कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे पॉवर्टी क्यों हुई थी, तो ये मेजर कॉज था ओवरबर्डनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और जिसकी वजह से पूरा जो विलेज इकोनॉमिक सेटअप है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, मतलब अपसेट हो गया था। तो ये एक फीचर है कि जिससे रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज़ हुआ। एग्रीकल्चर ये पहला स्टेप था जब एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गया था। नेक्स्ट स्टेप है आपका ट्रिपल बर्डन ऑन पेजेंट्स। ट्रिपल बर्डन कैसे हुआ पेजेंट्स पर, तो इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। गवर्नमेंट जो थी वो सिर्फ इस पर फोकस कर रही थी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रेंट आते रहें और हमारा रेवेन्यू जो है हमें उसका शेयर मिलता रहे। अब उनको कोई मतलब नहीं था कि पेजेंट्स कैसे ला के देंगे कैसे नहीं ला के देंगे, एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हुआ है, क्या इनको पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनको कोई मतलब नहीं था। उनको था मेरा रेंट आना चाहिए, मेरा शेयर ऑफ रेवेन्यू आना चाहिए।
अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे पार्ट्स में स्टार्ट हुआ था। इसमें एक ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ लैंड भी एक ऐसा फीचर था न्यू सेटलमेंट का, जिसकी वजह से टेनेंट्स के ऊपर एक बहुत इनसिक्योरिटी आ गई थी कि वो अपने ट्रेडिशनल राइट्स जो है लैंड पर वो खो देंगे। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत कम स्पेंड किया जा रहा था, कि कोई भी लैंड प्रोडक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं कर रही थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट, ये सेकंड स्टेप आ गया था आपका कि गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प नहीं की इनकी कि लैंड इम्प्रूव करने के लिए, कि लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, वो चीज़ में गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं की। अब ज़मींदार जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, नेक्स्ट स्टेप आता है ज़मींदार्स के लिए। ज़मींदार्स के पास काफ़ी पावर थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समरी एविक्शन स्टार्ट कर दिए, इलीगल ड्यूज़ मांगने शुरू कर दिए, बेगार मांगना शुरू किया कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस में शेयर आए, ठीक है। और उनका कोई इरादा नहीं था कि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी इन्वेस्ट करें। तो पहले तो गड़बड़ करनी शुरू कर दी गवर्नमेंट ने, बहुत प्रेशर डाला पेजेंट्स के ऊपर। फिर दूसरी गड़बड़ करनी शुरू कर दी ज़मींदार ने, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। वो ज़मींदार भी अपना पैसा निकालने में लगा हुआ था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलीगल ड्यूज़ पहली चीज़ एंड बेगार ये मांगने शुरू कर दिए कि भैया मेरा रेवेन्यू आना चाहिए, मेरा शेयर आना चाहिए। अब पेजेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो चुका था कि उन्होंने क्या किया, वो मनी लेंडर्स के पास चले गए। तीसरा स्टेप आया अब मनी लेंडर्स का। अब जब दोनों ही लोग इतनी हरकतें गलत कर रहे हैं तो भाई मनी लेंडर कैसे पीछे रह जाएगा। तो ये पेजेंट्स गए मनी लेंडर के पास कि भैया हम अपने ड्यूज़ तो नहीं दे पा रहे ज़मींदार को, ये ज़मींदार ये ड्यूज़ मांग रहा है, हम ये दे नहीं पा रहे, तो आप हमें तब तक के लिए कुछ लोन वगैरह दे दो। तो मनी लेंडर जो था वो भी एक विलेज ग्रेन मर्चेंट ही था, जिसने फार्मर्स को और ज़्यादा फोर्स किया कि वो अपना जो प्रोड्यूस है, जो भी फार्मर कमा रहा था, उसको ये फोर्स करने लगा मनी लेंडर कि आप अपना प्रोड्यूस बहुत ही कम दाम पर बेच दो ताकि आपका ड्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको इतने पैसे दे देता हूँ पर आपको बहुत कम दाम पे ही बेचना होगा मुझे। तो जो पावरफुल मनी लेंडर था वो जुडिशरी और लॉ को अपने फेवर में वैसे भी मैनिपुलेट कर रहा था। तो यहाँ पर जो पूरा जो लॉस झेल रहा था ना जो पर्सन, और जो बहुत बड़ा लॉस देख रहा था और बर्डन हो रहा था, वो थे पेजेंट्स। पेजेंट ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया ये ट्रिपल बर्डन जो था गवर्नमेंट का, ज़मींदार का और मनी लेंडर का। ये जो तीन है ना ट्रिपल बर्डन, इसको बहुत ज़्यादा फेस किया, बहुत ज़्यादा सफ़र किया पेजेंट्स ने। अब उसकी जो पेजेंट की जो हार्डशिप है वो फेमीन के टाइम पर और जो स्कार्सिटी है उसके टाइम पर इंक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पर ज़मींदारी एरियाज़ जितने भी थे, और इनफैक्ट जो रेतुआरी और महालवारी सिस्टम भी जहाँ पर थे, वहाँ के लिए भी ये सेम ही सिस्टम था। तो ऑल इन ऑल करके आप ये कह सकते हो पेजेंट जो थे इन दी एंड वो लैंडलेस हो गए थे, बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं बचा। तो ये मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से कि पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्डशिप झेलनी पड़ी थी उस टाइम पर। तो इसी को कहा जाता है ट्रिपल बर्डन ऑन पेजेंट, कि पेजेंट्स ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था न्यू ज़मींदारी सिस्टम के साथ, डिटीरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों में। अब कॉटन प्रोडक्शन का इशू आया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि इंडियन पेजेंट्स के लिए कमर्शलाइजेशन जो है वो एक फोर्स्ड प्रोसेस लग रहा था। यहाँ पर कमर्शलाइजेशन स्टार्ट किया था ब्रिटिश इंडिया ने। अगर थोड़ा सा भी आपको बैकग्राउंड पता है इसका, या स्टैटिक आपने पार्ट पढ़ा है थोड़ा। अब क्या हो गया था कि कुछ क्रॉप्स ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू उनकी अच्छी थी, कुछ ऐसी थी जो उनकी कोई खास कमर्शियल वैल्यू नहीं थी। अब पेजेंट्स अगर खुद यूज़ नहीं भी करना चाहते, वो क्रॉप ग्रो भी नहीं करना चाहते, फिर भी उनको ग्रो करनी पड़ रही थी क्योंकि उनकी कमर्शियल वैल्यू अच्छी थी। तो ब्रिटिशर्स उनको फोर्स कर रहे थे बेसिकली। बट ये जो प्रोसेस है कमर्शलाइजेशन का, ये एक फर्स्ट प्रोसेस लग रहा था इंडियन पेजेंट्स के लिए, क्योंकि इंडियन पेजेंट के पास कुछ बचता तो था नहीं, क्योंकि पहले ही वो इतने ज़्यादा लोन में दबा हुआ था कि भैया ये पहले मनी लेंडर टॉर्चर कर रहा है, गवर्नमेंट टॉर्चर कर रही है, ज़मींदार टॉर्चर कर रहा है, हर बंदा तो टॉर्चर कर रहा है। तो इसीलिए इंडियन पेजेंट के पास कुछ अपने लिए तो बचता ही नहीं था। छोटा मोटा बचता होगा वो अपना सस्टेन कर लेता, बस उसके बाद कुछ भी नहीं बचता था। कोई ऐसा सरप्लस नहीं था कि वो कमर्शियल क्रॉप्स में इन्वेस्ट करे, और क्योंकि अपने खाने के हो जाते वही बहुत बड़ी बात थी। जबकि कमर्शलाइजेशन जो है उसने इंडियन एग्रीकल्चर को इंटरनेशनल मार्केट से भी काफ़ी लिंक किया था, और जो भी फ्लक्चुएशंस होते थे इंटरनेशनल मार्केट से, उससे भी इंडियन एग्रीकल्चर काफ़ी बेनिफिट हो सकता था। और काफ़ी मतलब लिंक्ड था वो चीज़। कैसे था कि कॉटन
जब 1860s का टाइम था जहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो गया था अमेरिका में, क्योंकि सिविल वॉर चला था 1861 का। तो ये जो टाइम था 1860s का, इसमें कॉटन जो है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से फार्मर्स को, पेजेंट्स को, इनको प्रॉफिट तो हो सकता था, बट यहाँ पर प्रॉफिट किसने कमाया? इंटरमीडियरीज ने। तो यहाँ पर इनका नुकसान हो गया। ठीक है, अमेरिका में सिविल वॉर हुआ तो ब्रिटिश ने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन उगाओ। कॉटन तो उगा ली, पर 1860s में प्राइसेस जब कॉटन के बढ़े, सिर्फ इंटरमीडियरीज को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। और जब प्राइसेस घटे 1866 के बाद, तो इसमें नुकसान जो झेलना वो कल्टीवेटर्स को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से कल्टीवेटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी डेब्ट आ गया था। तो ये बर्डन काफ़ी ज़्यादा आ गया था कल्टीवेटर्स के ऊपर। तो यही चीज़ पूरे टाइम पर देखी गई थी 1860s में, 1866 में। और इनफैक्ट अगर इन डेप्टनेस के साथ फेमीन आ गई, एग्रेरियन राइट्स आए थे डेक्कन में, 1870s का टाइम था तब, तो इसमें और ज़्यादा बर्डन आ गया था कल्टीवेटर्स पे। इसी वजह से कल्टीवेटर जो है वो कभी इस कमर्शलाइजेशन ट्रेंड से कभी उभर ही नहीं पाया। वो एक मेन प्रोसेस था। फिर उसके बाद नई बुर्जुआ क्लास भी देखी गई इंडिया में। 1901 में आर.सी. दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये पॉइंट आउट किया है कि जो पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी है 1812 का, वो इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कैसे ब्रिटिश के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो है वो उसको इंडियन इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंस पे कैसे हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। बेसिकली ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को, ब्रिटिश को और उसके ट्रेड को बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये चीज़ को पॉइंट आउट किया गया था कि पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी ऑफ 1812 में क्या चीज़ फोकस की जा रही थी। अब न्यू इंडस्ट्रीज़ जो इंडियंस के द्वारा आई थी, स्टार्ट की गई थी, उसकी यहाँ पर बात की गई है। ये टाइम था सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट हुई थी, अलग अलग इंडस्ट्रीज। जैसी पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप हुई थी 1853 में, बॉम्बे में सेटअप की गई थी एक अवस्थी नाना भॉय के द्वारा। 1855 में जूट मिल इन रिश्रा, बंगाल में ये सेटअप की गई थी। एंड देन 1913 में पहला स्टील प्लांट सेटअप किया गया था। तो यहाँ पर ये 3 प्रोसेस हैं न्यू इंडस्ट्रीज जो कि इंडियंस के द्वारा सेटअप की गई थी। बट मोस्टली अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हैं ज़्यादातर फॉरेनर्स के द्वारा ओन की जा रही थी, और ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज़ के द्वारा ही कंट्रोल भी की जा रही थी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंडियन इंडस्ट्रीज़ को नहीं हुआ था उस टाइम पर। रीजनल इनइक्वालिटी भी देखी जा रही थी यहाँ पर। इसका रीज़न क्या था? अगेन जो मैंने आपको इससे पहले भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, जो कॉलोनियल फैक्टर जो था ब्रिटिश का, उससे क्या हुआ था, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए थे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हुए थे। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी उसमें एक लॉपसाइडेड पैटर्न देखा गया था। बेसिकली क्या था यहाँ पर कि जो कोर हैवी इंडस्ट्रीज़ थी, इनफैक्ट जो पावर जनरेशन भी था, उनको तो निगलेक्ट कर दिया गया। और कुछ ऐसे रीजन्स थे, कुछ ऐसे रीजन्स थे जिनको ज़्यादा फेवर किया गया कुछ और अदर रीजन्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज़ या फिर रीजनल इनइक्वालिटी देखी गई थी। अब रीजनल इनइक्वालिटी जब भी होती है, इसका एक मेन लॉजिक होता है, बहुत ही सिंपल लॉजिक होता है। अगर आप रीजनल इनइक्वालिटी क्रिएट करते हो, उसकी वजह से जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है। ये एक बेसिक लॉजिक है इसका। अब टेक्निकल एजुकेशन को अगर देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छी नहीं थी हमारे यहाँ पर, इस वजह से टेक्निकल मैन पावर नहीं मिल पाई थी इंडस्ट्री को। तो सोशली भी अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटल क्लास ने काफ़ी राइज देखा। वर्किंग क्लास एक इम्पॉर्टेंट ये फीचर था इस पूरे फेस का। बट ओवरऑल जो है हम लोग इस वजह से, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग राइज नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आती है पॉलिसी इकोनॉमिक ड्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दादा भाई नौरोजी ने एक इकोनॉमिक एनालिसिस में अपनी कहा था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको। उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया था कि कैसे हमारी वेल्थ जो है वो पूरी ड्रेन हो रही है, कि इंडिया से जितनी भी वेल्थ है वो सारी ब्रिटिश लेके जा रहा है, किस तरीके से ड्रेन हो रही है वो दिखाया था। अब इकोनॉमिक ड्रेन जो है वो उसको क्या होता है, एक यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है इंडिया से इंग्लैंड में वेल्थ के ट्रांसफ़र को ये कहा जाता है। और ब्रिटिश ने इंडिया की वेल्थ और रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट किया, जिसके बदले में इंडिया को कुछ भी इकोनॉमिक रिटर्न अच्छा खासा कुछ नहीं मिला बेसिकली। तो वो उसको कहते हैं इकोनॉमिक ड्रेन, कि एक साइड से आप लिए जा रहे हो, वापस रिटर्न में आपने कुछ भी नहीं दिया।
उसको कहा जाता है बेसिकली। तो ये ड्रेन जो है वो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इम्पोर्ट, मतलब आप ड्रेन कर रहे हो, कुछ ला नहीं रहे हो, कुछ भी हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो 1757 में स्टार्ट हुई थी बंगाल में, और जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उन्होंने बहुत सारे फॉर्च्यून्स इंडियन रूलर, ज़मींदार, मर्चेंट, कॉमन पीपल से ले लेके अपने यहाँ पर ले गए थे ये लोग। तो 1757 से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1858 में और ज़्यादा बढ़ता गया। एंड ऑफ 19th सेंचुरी में आते आते अराउंड इंडिया की जो पूरी नेशनल इनकम थी उसका 6% तो ये लोग ले गए थे, और 1/3 उसकी नेशनल सेविंग्स भी हमारी ले गए थे ये लोग। विलियम डिग्बी थे, उन्होंने ये कहा था, बिटवीन प्लासी एंड वाटरलू 1757 to 1815 अ सम ऑफ 1,000 million pounds स्टर्लिंग वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लिश बैंक। सोचो इतना सारा पैसा ये लोग ले गए थे। फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो कि है नेशन इन मेकिंग, उसमें ड्रेन के बारे में डिस्कस किया था और पब्लिक लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया था। जीवी जोशी ने कहा था एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे शुड बी सीन एज इंडियन सब्सिडी टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेसिकली कि अगर हम लोग ने हमारे ही पैसों से आपने रेलवे स्टार्ट किया है तो हमारा एक्सपेंडिचर लगता है ना, तो एक इंडियन सब्सिडी माना जाना चाहिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी बाय दादा भाई नारोजी। तो ये देखा गया था, जो फोरमोस्ट इकोनॉमिक एनालिस्ट थे उनमें से एक थे दादा भाई नारोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एनालिसिस दिया था कॉलोनियल इकोनॉमी पर, और उनकी एक थ्योरी थी इकोनॉमिक ड्रेन की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें। ठीक है, ये उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया था कि ब्रिटेन जो है वो मनी पूरा ड्रेन कर रहा है इंडिया से। तो ये पूरी उनकी थ्योरी थी। बहुत सारे और भी इकोनॉमिक एनालिस्ट थे, जैसे कि जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू में, एंड देन पृथ्वीश चंद्र रॉय, देन जस्टिस महादेव, गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त। उनकी बुक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड देन शोवाचा। और भी कुछ इकोनॉमिक एनालिस्ट थे, तो उन लोगों ने भी इस चीज़ में सपोर्ट किया, इनके वर्क्स देखे जाते हैं। ये कुछ और प्रोपोनेंट्स हैं इसके। तो जो मेन एसेंस था 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म का, वो उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जो है उसको ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया था। इंडियंस को सिर्फ ये बनाया गया था कि जितने भी फूड स्टफ हो गए वो सप्लाई कर सकते हैं ये लोग, रॉ मटेरियल सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ताकि ये रॉ मटेरियल्स मेट्रोपोलिस को जा सकें, और एक मेट्रोपॉलिटन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक मार्केट क्रिएट कर दिया था। ठीक है, और अगर ब्रिटिश कैपिटल को कहीं पर इन्वेस्ट करना हो तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी फिर इंडिया ही है उनके पास। तो इंडियंस का जो एक पूरा जो व्यू एक बनाया गया था, जो इमेज बन गई थी, वो इसी टाइप की बन गई थी, और यही इसी चीज़ के लिए इंडिया को यूज़ किया जा रहा था। और यहाँ पर इनकी बुक थी, इसमें उन्होंने एस्टिमेट किया था कि अराउंड 200 to 300 million pounds ड्रेन ऑफ इंडियाज़ रेवेन्यू टू ब्रिटेन। ये उन्होंने एस्टिमेट किया था कि इतना पैसा जा रहा है, और ये पैसा कभी भी रीसर्कुलेट भी नहीं हुआ वापस। अब ये पैसा जो है इंडिया से ड्रेन तो हो गया, और दोबारा से इन्वेस्ट भी किया गया इंडिया में, जिसकी वजह से और ज़्यादा इंडिया पे बर्डन आ गया था, कैस्केडिंग इफेक्ट देखा गया था यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने 6 फैक्टर्स डिस्क्राइब किए थे जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल ड्रेन हुआ। ये फैक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो इकोनॉमिक ड्रेन जो टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो भी नेशनल प्रोडक्ट है इंडिया का, उसका एक पोर्शन जो कि उनके खुद के, हमारे खुद के लोगों के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वो ब्रिटेन को ड्रेन कर दिया गया, ब्रिटेन के पास चला गया। क्यों? उनके पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, और इंडिया को उसका एडिक्वेट इकोनॉमिक या मटेरियल रिटर्न कभी मिला ही नहीं। तो दादा भाई नौरोजी ने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। कंपोनेंट्स क्या थे ये ड्रेन ऑफ वेल्थ के? जितनी भी सैलरीज थी, पेंशन थी हमारे सिविल मिलिट्री ऑफिशियल्स के, वो सब गए। फिर जो लोन लिए हुए थे इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर वाले लोगों से, उन पे जो इंटरेस्ट थे वो सब। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में की गई थी, उन पे जो प्रॉफिट हुए वो भी ले गए। फिर जो स्टोर्स ब्रिटेन में परचेज़ किए थे सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स के लिए, वो भी ले गए। फिर जो शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए पेमेंट्स थे, वो भी सारे, जिसकी वजह से इंडियन एंटरप्राइज की इन सर्विसेज में ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी कि यहाँ पर ये लोग वेल्थ जनरेट कर रहे थे, लेके भी जा रहे थे, फिर दोबारा से ये वेल्थ जो है वो यहीं पर ही लगा रहे थे और दोबारा से यहाँ से पैसा लेके और प्रॉफिट लेके जा रहे थे। तो ये बहुत ही ऐसा प्रोसेस था जिसकी वजह से ये बिल्कुल इंडिया को इन लोगों ने दबा दिया था, बिल्कुल उठने नहीं दिया। फिर 6 फैक्टर्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए थे जिससे एक्सटर्नल ड्रेन हुआ, कि तो इंडिया फॉरेन गवर्नमेंट से गवर्न हो रही थी, साथ में इंडिया ने कुछ इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट नहीं किया जिसकी वजह से कुछ लेबर या कैपिटल आता इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंडिया ने ब्रिटिश सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए भी पे किया, इंडिया में जितने भी ब्रिटिश के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थे उनके लिए भी पे किया, उनकी आर्मी के लिए भी पे किया, होम चार्जेस कह सकते हो आप। तो इनफैक्ट जिसको भी जॉब भी चाहिए होती थी वो भी इंडिया में आए, उसको अच्छी अच्छी सैलरीज मिलेंगी, ये सब चीज़ें चल रही थी। इंडिया ने पूरा एम्पायर बिल्डिंग का भी बर्डन अपने सर लिया, और एम्पायर बिल्डिंग यहाँ पर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है ब्रिटेन का, तो वो चीज़ भी अपने सर ली। तो ये सारी चीज़ें थी। साथ में फ्री ट्रेड ओपन हुआ जिसकी वजह से फॉरेनर्स के लिए फ्री ट्रेड अलाउ किया गया, हाईली पेड जॉब्स उनको ऑफ़र की गई, और जबकि जो इक्वली क्वालिफाइड इंडियंस हैं उनको कुछ भी ऑफ़र नहीं किया गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, इनकम अर्नर्स थे, वो अपना जो पैसा यहाँ से कमा रहे थे वो पैसा स्पेंड बाहर कर रहे थे, तो इंडिया में भी स्पेंड नहीं कर रहे ताकि इंडियंस का कुछ फ़ायदा हो, तो वो कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा था, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दादा भाई नारोजी का जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। सिमिलरली बाल गंगाधर तिलक की ने जो उनका जो वर्क है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये भी अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखी गई है। तो अभी ये वाले लेक्चर में हमने ये पूरा डिस्कस किया कि कैसे हमारा इकोनॉमिकली हम काफ़ी ड्रेन किया ब्रिटिश ने, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज़ में, स्पेशल कोर्सेज़ में आपको यहाँ पर 2020 एंड 50-50 सीरीज़ का पेज मिलेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। 70 हाई यील्डिंग टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स यहाँ पर कवर कराए जाते हैं, और इस बार 2022 से CSAT भी इन टॉपिक्स में इंक्लूडेड है, मतलब CSAT के टॉपिक्स भी रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, UPSC क्वेश्चंस पूछ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 2021 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो या कॉल कर सकते हो। और टॉपिक लिस्ट अगर किसी को देखनी है या खुद प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो टॉपिक लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आप ओपन करोगे सारी टॉपिक लिस्ट आपको मिल जाएंगी, आर्ट एंड कल्चर है, ये है, साइंस एंड टेक, सबकी मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।